हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीआईपी फिजिक्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन। 4 वीडियो में टोटल या 3 वीडियो में हम कोशिश करेंगे इसको खत्म कर सके। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। ट्रस्ट मी गाइस, इस चैप्टर की सारी वीडियो देखने के बाद आप ये कहेंगे कि सर वास्तव में हमें मजा आ गया। और अभी हम शुरू करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज मतलब नियम और मोशन का मतलब होती है गति। तो गति के नियम आप सभी ने सुने होंगे, न्यूटन ने भी दिए थे, इससे पहले क्या नाम है गैलीलियो ने और एरिस्टोटल वगैरह ने भी दिए थे। तो इन सभी को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं एरिस्टोटल की। देखो उन्होंने क्या कहा था, एरिस्टोटल लॉ ऑफ द मोशन स्टेट दैट एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन द मोशन। इसका मतलब ये हुआ कि एरिस्टोटल का कहना यह था कि यदि किसी भी बॉडी को हम फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी क्या करेगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन ये बात गलत कैसे प्रूव हुई? ये बात गलत इस तरीके से प्रूव हुई कि यदि किसी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हम किसी बॉल को छोड़ दें तो वो बॉल कहाँ आएगी बताओ? नीचे की तरफ आएगी। अरे आएगी कि नहीं? क्या हमने यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की कोशिश की? कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई। तो इस वाले केस में एरिस्टोटल की जो थ्योरी थी वो फेल होगी। एरिस्टोटल की थ्योरी क्या होगी बताओ? फेल होगी, क्योंकि एरिस्टोटल ने ये कहा था कि अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ही कोई बॉडी जो है वो मोशन में रहेगी। इसलिए यहां पर एरिस्टोटल जी जो थे वो क्या हो गए, गलत प्रूव हो गए। ठीक है, इसी प्रकार ये लाइन मैंने लिख रखी है, ए बॉल रिलीज फ्रॉम रेस्ट ऑन वन प्लेन रोल्स डाउन एंड क्लाइंब अप ऑन द अदर। जैसे ही ये बॉल यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर हमने कोई भी किसी प्रकार की फोर्स लगाने की कोशिश नहीं करी, फिर भी ये बॉल अपनी आप ही क्या हो गया, नीचे आने स्टार्ट हो गई। इसी प्रकार जैसे ही यहाँ पर ये आई तो इसके ऊपर बिना कोई फोर्स लगे ही ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर चली गई। तो कुल मिला के बात ये हुई कि बिना एक्सटर्नल फोर्स के भी एक बॉडी मूव कर सकती है। ठीक है, अब देखो इसमें 3 केस हम लेके चलते हैं। अब देखो एक ये बॉल थी हमारी, ये वाली बॉल। ये बॉल क्या हुआ, यहां से आई और जैसे ही हमने इसको छोड़ा तो ये बॉल यहां तक जाएगी और फिर दोबारा यहां से ऐसे घूमने स्टार्ट कर देगी। तो ये हो गया हमारा केस 1 हो गया। ओके, उसके बाद दूसरे वाले केस की बात करें। दूसरे वाले केस में ये बॉडी जो है वो यहां आई और पहले वाला केस सिर्फ यहीं तक था, तो उसमें क्या थी, बॉल यहां आके और वापिस आ गई थी। लेकिन इस वाले केस में थोड़ी सी लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी पहले वाले केस से। तो दूसरा केस ये हुआ। तीसरे केस की अगर बात करें तो एक जो बॉडी है उसको हमने यहां से मान लो छोड़ दिया तो ये बॉडी बिल्कुल सीधी चलती रहेगी और जब तक किसी एक्सटर्नल फोर्स से हम इसको रोक ना दें तब तक ये बॉल जो है चलती रहेगी। ये बात हम फ्रिक्शनलेस सरफेस की कर रहे हैं। ठीक है, तो इन तीनों केसेस को आपने ध्यान से समझा। अब बात करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने बेसिकली क्या बताया था, न्यूटन साहब ने ये कहा था कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और यदि कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक, कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए। तो ये हमारे न्यूटन साहब ने कहा था कि एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनटिल कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो एक बात, ये कोई ब्लॉक है, अब ये ब्लॉक रेस्ट में है, इस टेबल के ऊपर रखा हुआ है। अब टेबल के ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर किसी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा तो ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। किसी चीज का रेस्ट में होना कब कहलाता है? रेस्ट में होना तब कहलाता है कि इस टेबल की तरफ से ऊपर जो इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी, मान लेते हैं वो R है, इस बॉडी का जो वेट है वो W है। तो जब W जो है वो R के इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब क्या कहलाएगा, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहलाएगा। कि ये कहेंगे कि हम ये बॉडी क्या है, रेस्ट में है। तो आई होप यू गॉट द आइडिया अबाउट द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आई विल रिपीट वंस अगेन कि यदि कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए। ओके, अब देखो ये ब्लॉक रिमेन्स इन रेस्ट। ये ब्लॉक जो था ये किस में था बताओ? रेस्ट में था। जब तक इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये रेस्ट में ही रहेगा। तो इस वाले केस के अंदर न्यूटन फर्स्ट लॉ लगा या नहीं लगा? अरे बताओ, लग गया। दूसरा ये बॉडी है, एक बॉडी के में हमने बॉल ले लिया, क्या ले लिया बताओ? एक बॉल ले ली।
तो ये बॉल मोशन में है, मान लो देखो ये चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो न्यूटन साहब का ये कहना था कि ये बॉडी जो है वो चलती ही रहेगी जब तक इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। अच्छा बच्चों, इसमें हम फ्रिक्शन लेस सरफेस की बात कर रहे हैं, इसके अंदर किसी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन को हम बहुत डीपली स्टडी करेंगे थोड़ी आगे चल के इसी चैप्टर के अंदर। फ्रिक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेमेटिक या डायनामिक, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार ये कार है, ए कार कंटिन्यू टू बी इन द यूनिफॉर्म मोशन इन द अब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। यदि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाती तो ये कार क्या करेगी, ये चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। इसको रोकने के लिए हमें किसी न किसी प्रकार के एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे या तो हमने ब्रेक अप्लाई कर दिए या आगे कोई किसी पेड़ के अंदर ये टकरा गई, तो वो एक टाइप का एक्सटर्नल फोर्स की भांति ही कार्य करेगा। ओके, अब देखो इनर्शिया क्या होता है। प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो इनर्शिया क्या होता है? बेसिकली इनर्शिया किसी चीज को मना करने का तरीका होता है। जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी ने ये कहा कि बेटा अब तुम्हारे स्कूल जो है ना वो 8 बजे लगने स्टार्ट हो गए, इसलिए आप 7 बजे उठना, जबकि आप उठते कितने बजे हो? 9 बजे। तो आप क्या करोगे? मना करोगे कि नहीं मम्मी मेरे से तो नहीं उठा जाएगा इतनी जल्दी, और चलो मैं 8 बजे उठ जाऊंगा। तो आपकी मम्मी कहेगी नहीं 8 बजे तो स्कूल ही है, 8 बजे उठ के क्या करोगे? तो कुल मिला के आपका मना करने का तरीका हुआ। इसी प्रकार चलो एक और रियल लाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है जो चिकन नहीं खाता या नॉनवेज नहीं खाता, और हम क्या करें, उसको बार बार लेग पीस लेके और उसके पीछे चले जाएंगे, ले भाई तू चिकन खाने की कोशिश कर। तो वो क्या करेगा? मना करेगा कि भाई मैं तो नॉनवेज खाता ही नहीं, तो मैं कैसे खाऊंगा। तो किसी भी चीज का मना करने का जो तरीका है वो हमारा क्या कहलाता है? इनर्शिया कहलाता है। अब देखो इनर्शिया को हम थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे। इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रजिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। कुल मिला के यदि कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगी, वो मोशन में जाने के लिए मना करेगी। यदि कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में ही रहने की कोशिश करेगी। वो उसको अगर हम रेस्ट में लाने की कोशिश करेंगे तो वो क्या कर देगा? मना कर दिया जाएगा इस वाले केस में। तो मेन बात क्या है कि हैवियर ऑब्जेक्ट हैव मोर इनर्शिया देन लाइटर ऑब्जेक्ट। जिस चीज की अगर किलोग्राम में मास अगर देखा जाए, अगर मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, और मास अगर कम है तो इनर्शिया भी क्या होगा? उसका कम होगा। देख जैसे इसमें हम क्या एग्जांपल लगा सकते हैं, ए स्टोन ऑफ साइज ऑफ फुटबॉल हैज मोर इनर्शिया देन फुटबॉल। मान लो एक फुटबॉल है और एक पत्थर है फुटबॉल के ही साइज का, तो इसका मास जो है मान लेते हैं हम 10 kg है, और फुटबॉल हार्डली कितने केजी की होती होगी? 2 kg लगा लो, 2 भी मैंने ज्यादा बता दिया। तो इस वाले केस में इनर्शिया किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि 10 kg इसमें मास ज्यादा है, तो जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी प्रकार एक क्रिकेट बॉल है और एक टेनिस बॉल है, या फिर रबड़ की ही 2 क्रिकेट बॉल ले ली, एक रबड़ की ले ली और एक हमने जो है टेनिस की जो बॉल आती है ना, जो हम बचपन में खेलते थे, तो धागे वाली जो बॉल आती थी, उसमें वजन ज्यादा होगा, तो जिसका किलोग्राम ज्यादा है वो ही उसका इनर्शिया क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इस एग्जांपल को भी हम समझेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे 2 एग्जांपल है। देखो एक तो ये एग्जांपल था, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल था। किसका एग्जांपल था प्यारे बच्चों? इनर्शिया ऑफ द रेस्ट। जैसे ही हमने क्या किया, यहां से स्ट्राइकर मारने की कोशिश करी, तो इस वाले केस में क्या होगा? नीचे वाली जो ये है वो आराम से निकल जाएगी और ऊपर वाली एज इट इज रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाली सारी किसमें थी? रेस्ट में थी, और नीचे वाले को हमने मोशन में कर दिया, तो ऊपर वाली रेस्ट में ही रहना चाहती है। तो दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब बात करते हैं, जैसे ये है, ये मैं चाहता हूं कि आप सभी इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर पे करके देखें। एक गिलास लेना, उस गिलास के ऊपर एक 5 रुपए का सिक्का रख देना, और यहाँ पर जो कागज है, इस कागज को बड़ी स्पीड से निकालने की कोशिश करना। आप देखेंगे, वैसे होना तो क्या चाहिए, इस कागज के साथ ये जो सिक्का है या कोई भी वस्तु है ये भी बाहर जानी चाहिए, इस कागज के साथ साथ वापस आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये जो सिक्का था, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, जो भी चीजें आपने इसके ऊपर रखी है। ओके, अच्छा देखो एग्जाम्पल ऑफ द इनर्शिया ऑफ द रेस्ट समझ लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मैं कोशिश करूंगा आपको सारे समझाने की कोशिश करूं, और इस चैप्टर को देखने के बाद आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ट्रस्ट मी गाइस। देखो एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेस्ट। ए पैसेंजर इन ए बस। देखो जब हम क्या करते हैं, एक बस चल रही है, एक बस क्या कर रही है? चल रही है, और हम उस बस में ऐसे पकड़ के खड़े हुए हैं, तो क्या होगा? बस ने अचानक अगर ब्रेक अप्लाई कर दिया तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल जैसे मान लो ऐसे बस है और बस ने अचानक ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो मैं क्या करूंगा? बिल्कुल आगे की तरफ जाऊंगा। ऐसा क्यों हुआ बताओ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे जो पांव की तलहटी थी वो क्या कर रही थी? वो बस के साथ ही
मोशन में हो रही थी, और जो हमारे ऊपर का जो हिस्सा था वो भी किस में था, मोशन में था। तो जो पांव के नीचे का जो हिस्सा है वो रेस्ट में आने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमारी ऊपर वाली बॉडी जो है वो मोशन में है। तो मोशन में है तो एकदम से हमें क्या लगता है, एक जर्क लगता है, एक झटका लगता है। तो वो किसका एग्जांपल है, इनर्शिया ऑफ द रेस्ट का है, ठीक है। और उसके बाद देखो व्हेन ए बेड शीट इज फ्लिक्ड अवे सडनली डस्ट पार्टिकल्स। अब देखो आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा था कि जब भी एक दरी को पीटा जाता है छड़ी से तो उसमें धूल के कण बाहर आ जाते हैं, तो उसका कारण भी क्या है, हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। उसी प्रकार जब हम एक पेड़ को बहुत जोर से हिलाते हैं, जैसे मान लो सेब का पेड़ है या बेर जो खाए होंगे ना, बेर तो खाए होंगे आपने, अरे किस किसने खाया है बेर, चलो जिसने भी बेर खाए हैं वो अगर बड़बेरी को, जो बेरी का पेड़ होता है उसको हिलाने की कोशिश करेगा तो हम देखेंगे कि सारे बेर नीचे आ जाते हैं। तो उसके अंदर भी क्या लग रहा है बताओ, इनर्शिया ऑफ द रेस्ट लग रहा है, ठीक है। उसके बाद और कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को आप पढ़ लेना, इनको नोट डाउन करते चलना। जो एग्जांपल आपको अच्छा लगे एटलीस्ट उसको तो जरूर नोट डाउन करना, ठीक है। जैसे पैसेंजर इन द बस, ये हमने डिस्कस कर लिया। एक एथलीट है, जैसे ही वो फिनिशिंग पॉइंट के पास पहुंचेगा तो जब वो रुकने की कोशिश करेगा तो ऐसा तो नहीं है कि वो एकदम से रुक जाएगा। जैसे ही जो आर्मी की रेस मारते हैं तो उसमें एक रस्सी होती है और उस रस्सी को जो टच कर जाता है उसको मतलब क्वालिफाई मान लिया जाता है। तो ऐसा थोड़ी ना कि वो रस्सी के जस्ट पास जाके रुक गया, मान लो वो भागा आ रहा है तो यहाँ पर मान लो रस्सी लगी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि वो रस्सी के जस्ट पास रुक जाएगा, वो रस्सी से थोड़ा सा आगे जाएगा। दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द इनर्शिया ऑफ द मोशन, ठीक है। फिर क्या है कि एक कार जब ब्रेक अप्लाई करती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो कार जहां ब्रेक अप्लाई किया तुरंत वहीं की वहीं रुक गई, उससे थोड़ी सी आगे की तरफ जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं ये रोटेटिंग फैन। जैसे हमने किसी पंखे को बंद करने की कोशिश करी तो ऐसा थोड़ी नहीं कि जैसे ही पंखे को बंद किया वो तुरंत रुक गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, वो पंखा धीरे धीरे करके रुकेगा। दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द इनर्शिया ऑफ द मोशन। उसी प्रकार एक ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम है। जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम जैसे मान लो हमने यहां से छोड़ दिया तो ये ऐसे आया फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आया फिर ऐसे आएगा। तो अगर हम पेंडुलम को यहां से छोड़े तो क्या वो बीच में रुक सकता है, नहीं रुकेगा, तो वो यहां जाएगा। दिस इज आल्सो द टाइप ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द इनर्शिया ऑफ द मोशन। उसी प्रकार व्हेन ए कार बस टर्न अराउंड द साथ, जब हम किसी बस में बैठे रहते हैं और बस में चल रहे हैं, बिल्कुल एक मोड़ आ गया और जैसे गाड़ी वाले ने ऐसे मोड़ा तो हम बिल्कुल इस तरफ झुक जाते हैं, ये भी क्या है, इनर्शिया ऑफ द मोशन है। इसी प्रकार एक चलती हुई बस में से, जैसे मान लो एक बस चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, मान लीजिए वो धीरे चल रही है, और उस धीरे में से भी हम उतरने की कोशिश करें तो क्या होगा, हमारी जो बॉडी थी वो मोशन में थी और जैसे ही हमारा पांव अर्थ के कांटेक्ट में आएगा तो हम रेस्ट में होने की कोशिश करेंगे और हम क्या करते हैं, गिर जाते हैं। तो ये भी क्या है प्यारे बच्चों, इनर्शिया ऑफ द मोशन है। अब बात करते हैं मोमेंटम की। बड़ा अच्छा टॉपिक है मोमेंटम, और इसमें से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। यदि आपको मोमेंटम समझ में आ गया तो हम न्यूटन सेकंड लॉ भी आराम से कर सकते हैं, इंपल्स के बारे में भी बहुत ही इजीली डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अब देखो बात करते हैं मोमेंटम की। तो प्यारे बच्चों आपको इतना ही याद रखना है कि मोमेंटम को स्मॉल पी से लिखा जाता है। किसे लिखा जाता है, अरे बोलो, स्मॉल पी से। और ये प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। किस किस का प्रोडक्ट होता है भाई, मास और वेलोसिटी का, ठीक है। तो मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी एंड इट्स डिपेंड ऑन द मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये मैंने अभी आपको बताया। देखो अब मेन बात ये आती है कि ये किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। देखो इधर से P इज इक्वल टू क्या हुआ, m इंटू में v। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि m को बढ़ाएंगे तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, तो डायरेक्टली मास के अंदर रिलेशन हो गया। व्हेन मोमेंटम इज इंक्रीज इट मींस मास इज आल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है। अब देखो जैसे एक क्रिकेट की बॉल है, किसकी बॉल है प्यारे बच्चों, एक क्रिकेट की बॉल है। उस क्रिकेट की बॉल और एक टेनिस की बॉल, उन दोनों को सेम वेलोसिटी से मूव करवाया जाए तो इन दोनों में से मोमेंटम किसका ज्यादा होगा। हम सिंपल एक ट्रिक लगाएंगे कि क्रिकेट की बॉल जो होती है उसका मास ज्यादा होता है कंपैरेटिवली टेनिस की बॉल के। यदि इसका मास ज्यादा है तो इसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। तो इस वाले केस के अंदर क्रिकेट की बॉल का मोमेंटम ज्यादा होगा। अब देखो यहां से एक चीज और पता लग रही है हमें, मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। यदि किसी चीज की वेलोसिटी को हम इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो इट मींस द मोमेंटम विल आल्सो बी इंक्रीज। व्हेन वी इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी देन द मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी विल आल्सो बी इंक्रीज। यही बात यहां पर है, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। अब एक बात कर लेते हैं कि दो क्रिकेट बॉल है, वो दोनों सेम वेलोसिटी से चल रही है। एक क्रिकेट बॉल ये है और एक क्रिकेट बॉल ये है।
अगर दोनों सेम वेलोसिटी से चल रही हैं तो हम इनका मास देखेंगे, यदि मास सेम है तो वेलोसिटी देखेंगे। अब मान लो एक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और दूसरी 3 kmph की स्पीड से चल रही है, ठीक है, तो इसमें वेलोसिटी किसकी ज्यादा है? इस वाले की वेलोसिटी ज्यादा है। तो हम ये कहेंगे प्यारे बच्चों कि यदि वेलोसिटी ज्यादा है तो मोमेंटम भी उसका क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है, समझ में आया? बोलो। चलिए अब उसके बाद बात करते हैं हम इसकी कि इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट देन वेलोसिटी इज जीरो हेंस द मोमेंटम इज आल्सो जीरो। यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस रेस्ट में होने की वजह से उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? जीरो। अरे रेस्ट का मतलब क्या है? कोई वस्तु चल नहीं रही, यदि नहीं चल रही तो उसकी वेलोसिटी जीरो है। यदि वेलोसिटी जीरो है तो p बराबर क्या हो जाएगा? mv हो जाएगा। v का मान यहाँ पर जीरो रखेंगे तो मोमेंटम भी क्या हो गया? जीरो हो गया। अरे यही तो बताने की कोशिश करिए तुम्हें, ठीक है। चलो उसके बाद है बट एवरी मूविंग बॉडी पोजेसेस मोमेंटम। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई बॉडी चल रही है तो उसका मोमेंटम जरूर होगा, क्योंकि उसका मास भी कुछ ना कुछ होगा। तो यदि कोई वेलोसिटी की वैल्यू अगर जीरो नहीं है तो इसका मतलब उसका मोमेंटम भी जीरो नहीं है। प्यारे बच्चों ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी अगर यूनिट की बात की जाए तो हम जानते हैं कि p इज इक्वल टू mv। m होता है हमारा किलोग्राम और वेलोसिटी होती है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए सीजीएस यूनिट के अंदर, सीजीएस क्या होता है बोलो? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम के अंदर बात की जाए तो किलोग्राम का तो आ जाएगा बोलो ग्राम, और मीटर का आ जाएगा सेंटीमीटर, और सेकंड ऑलरेडी क्या है? सेकंड ही है, ठीक है। यदि इसकी बात की जाए डायमेंशन फॉर्मूले की, इसकी बात की जाए डायमेंशन फॉर्मूले की, तो देखो p इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू में v। अब m क्या है? मास है। वेलोसिटी की क्या होता है? L-T-1। तो ये भी आप नोट डाउन कर लेना। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम विल बी mL-T-1। और देखो ये ब्रैकेट जरूर लगाया तो इसमें, ठीक है। तो आई होप यू गॉट द आइडिया अबाउट द मोमेंटम। अब बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ मोमेंटम फॉर कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन मोशन। देखो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी चीज के मोमेंटम के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। यदि अब मान लेते हैं कि दो प्रकार के व्हीकल है, एक तो मान लीजिए कार है और एक ट्रक है। तो ये क्या है जरा बताना? ये मुझे ट्रक लग रहा है और ये कार है मान लो, ठीक है। ये कार है और ये ट्रक है। तो एक बात बताओ प्यारे बच्चों, जैसे ही हम किसी भी इन दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मान लो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, 10 kmph, और ये भी 10 kmph, ठीक है। तो इस दोनों में हमने क्या देखी? इनकी वेलोसिटी क्या है? सेम है। यदि मास की बात की जाए तो मास किसका ज्यादा होगा? ट्रक का ज्यादा होगा। अरे बोलो किसका ज्यादा होगा? ट्रक भारी है या कार भारी है? तो ट्रक भारी है। तो यदि मास ज्यादा है तो इसका मोमेंटम भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर वेलोसिटी सेम है तो, यदि वेलोसिटी अगर डिफरेंट होती तो हम क्या कहते कि मास देखेंगे, और अगर मास सेम है तो वेलोसिटी को देखेंगे। इस प्रकार हम डिसाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार इन दोनों के सामने यदि कोई व्यक्ति आ जाए तो उसको ज्यादा ताकत किस में लगानी पड़ेगी रोकने के लिए? ट्रक में लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसका मोमेंटम ज्यादा है, ठीक है। या हम पीछे से धक्का मारने की कोशिश करें, कई बार गाड़ियां खराब हो जाती है ना, अक्सर मेरी भी 1-2 बार गाड़ी खराब हुई है, तो उसके धक्का मारने की अगर कोशिश करें तो 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति बड़ी आसानी से धक्का मार देते हैं। या कई बार बस फंस गई या ट्रक फंस गया, उसमें कम से कम 17-18 आदमी चाहिए और फिर भी क्या होता है? उसको हम धक्का नहीं मार पाते। दिस इज वाई, दिस इज ड्यू टू मोमेंटम। किसकी वजह से होता है ये सब? मोमेंटम की वजह से होता है। अब देखो बच्चों, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर गांव के अंदर हम जब भी जाते हैं पूछ लेते हैं, बेटा क्या करता है? मैं तो 11वीं क्लास के अंदर हूं। अच्छा एक बार न्यूटन का दूसरा नियम बताओ, न्यूटन का पहला नियम बताओ, या केपलर का पहला नियम बताओ। तो बहुत बेसिक थिंग्स हैं। हो सकता है कि ये हमारे मतलब जीवन में कहीं ना कहीं जरूर काम आता होगा, लेकिन हम नहीं पता लगा पाते कि ये कहाँ काम आता है। अब देखो ध्यान से समझना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? मोमेंटम के बारे में हमने पढ़ा है, मोमेंटम के बारे में पढ़ा है ना अभी। मोमेंटम क्या होता है बोलो? मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ने क्या बताया कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
न्यूटन्स ने क्या बताया, देखो कई बच्चे ये भी पढ़ लेते हैं F इज इक्वल टू एम ए। अभी हम धीरे धीरे करके इसी पे आएंगे कि ये कैसे आया। एक्चुअल में मेन जो न्यूटन सेकंड लॉ होता है वो ये होता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, dp अपॉन में dt। अब देखो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान आता है हमेशा उसको हटाना पड़ता है, और जैसे ही हम हटाएंगे उसके ऊपर एक निशान आ जाएगा जिसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, और यहाँ पर k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो f का मान बताओ क्या हुआ, k इंटू डी पी बाई डी टी। अभी 2 मिनट पहले ही हमने डिस्कस किया था मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम होता है p इज इक्वल टू एम वी। मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल टू एम वी। अच्छा, f इज इक्वल टू k इंटू में डी, p की जगह रख दिया एम वी, और अपॉन में क्या हो गया, dt हो गया। प्यारे बच्चों मास कांस्टेंट होता है, मास टाइम के साथ बदल नहीं सकता। जैसे मान लो मैं हूं अब 11:25 में, मान लो मेरा मास 60 kg है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि भाई 2 बजे मैं 2000 किलो का हो जाऊंगा, बोलो, अरे नहीं होगा ना ऐसा, बिल्कुल। तो देखो यहां से मास कांस्टेंट है, तो मास को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से बाहर ले सकते हैं, और ये आ गया हमारे पास dv बाई dt। क्या आ गया, dv बाई dt। dv बाई dt आने के बाद देखो अब हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे यहां से कि f की वैल्यू मेरे पास आ गई k m। अब ये बताओ क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, अरे जल्दी बोलो, एक्सेलरेशन होता है, तो इसको हम बोल देंगे a। यदि कोई वस्तु 1 न्यूटन फोर्स लगाई जा रही है और उस वस्तु का जो भार है वो भी 1 किलोग्राम है, और वो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रही है, तो यहां से k का मान कितना आएगा प्यारे बच्चों, 1 आएगा। और k का मान 1 जब हम इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे तो मेरे पास f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ma। और फाइनली हम इसी को ही न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ द मोशन बोल देते हैं, और ये सारी चीजें हमने यहाँ पर लिख भी रखी है। यदि फोर्स को 1 न्यूटन अप्लाई की जाए किसी बॉडी पे, और उस बॉडी का मास 1 किलोग्राम हो, और वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रही हो, तो उस वाले केस के अंदर F इज इक्वल टू एम ए आ जाएगा। k का मान क्या कर देंगे हम, 1 कर देंगे, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू में क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू एम ए लिखा मैंने अभी जस्ट, तो यहां से a का मान निकालेंगे। अगर बराबर के उधर कोई चीज मल्टीप्लाई में है तो इधर आके किस में हो जाएगी, डिवाइड में, तो f अपॉन में m का मान कितना हो गया बताओ, यहाँ पे a हो गया। तो या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a इज इक्वल टू f अपॉन में m। अरे ऐसा भी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a बराबर f अपॉन में m। तो हम क्या कह सकते हैं, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। यहां से देखो डायरेक्टली रिलेशन किस में आ रहा है, फोर्स में, और इनवर्सली किस में आ रहा है, मास में। डायरेक्टली और इनवर्सली में क्या मतलब होता है, चलो एक बार देख लेते हैं इसके बारे में। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आए कोई चीज, जैसे a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं b को इंक्रीज करूंगा तो a भी क्या हो जाएगा, बोलो, इंक्रीज हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बजाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d कर दिया जाए, इसका मतलब ये हुआ कि यदि b को इंक्रीज करूंगा तो c डिक्रीज होगा, या फिर d को डिक्रीज करूंगा तो c क्या होगा प्यारे बच्चों, इंक्रीज होगा, ठीक है। अब देखो एक बार इसमें बात कर लेते हैं हम छोटी सी, कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैन कोज एक्सेलरेशन और डीकलरेशन। तो एक्सेलरेशन और डीकलरेशन का मतलब ये होता है कि यदि कोई चीज सामने की तरफ जा रही है तो हम उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है। और डीकलरेशन क्या कहेंगे, ये वापस की तरफ आ रही है, इसको रिटार्डेशन शब्द से भी हम जो है संज्ञा दे सकते हैं इसको, ठीक है। दूसरा है एक्सेलरेटर ऑफ द कार एक्सेलरेट एंड इट्स ब्रेक डिसेलरेट। तो कुल मिला के बात ये हुआ कि जैसे हमने रेस दी तो एक्सेलरेशन हो गया, और ब्रेक मारने की कोशिश की तो क्या हो गया, डिसेलरेशन हो गया, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है इसकी, जल्दी बताओ, न्यूटन, ये सभी को पता है। और 1 न्यूटन हम कैसे डिफाइन करेंगे, F इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, ma होता है। इसका मान 1 कब आएगा, जब इसकी वैल्यू भी 1 हो और इसकी वैल्यू भी क्या हो, 1 हो, तभी तो आएगा 1 इंटू में 1। तो हम ये कह सकते हैं व्हेन the force on a body will be 1 Newton if the body have mass 1 kilogram and it moves with the acceleration of 1 meter second square। 1 meter second square ऐसे लिखेंगे, 1 meter per second square, ठीक है। अच्छा अब देखो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, आप अपने घर पे देखना कि 100 ग्राम के एक वेट को जब हम अपनी हथेली के ऊपर रखेंगे तो हम फील करेंगे कि जो फोर्स है वो नियरली कितनी है, 1 न्यूटन है, ठीक है। सम इंपोर्टेंट पॉइंट अबाउट द सेकंड लॉ, ये एक बार छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। सम इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, यदि किसी बॉडी के अंदर F की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन का मान भी क्या होगा, 0, एंड वाइस वर्सा, क्योंकि F इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो, ma होता है। मास कभी किसी बॉडी का 0 हो नहीं सकता, इसलिए यदि एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है
तो f का मान भी क्या होगा, 0 होगा। और प्यारे बच्चों यदि हम इनको कंपोनेंट की बात करें, फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अगर तीनों डायरेक्शन के अंदर मोशन इन ए प्लेन में लग रही है, x एक्सिस के अंदर भी, y एक्सिस के अंदर भी, z एक्सिस के अंदर भी, तो उस वाले केस के अंदर क्या हो जाएगा बोलो, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है। अरे बोलो भाई, x इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। अगर इनको तीन कंपोनेंट में हम तोड़ने की कोशिश करें तो ये एफ एक्स हो जाएगा और ये डी पी एक्स, मतलब मोमेंटम कहां पर, x एक्सिस के अंदर और विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी प्रकार एफ वाई की बात करें तो मोमेंटम का जो डिफरेंशिएशन है वो y एक्सिस के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी प्रकार मोमेंटम का z कंपोनेंट ले लेंगे हम और उसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर बता रखी हैं। अब बात करते हैं बच्चों इंपल्स की। इंपल्स देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि किसी को मोमेंटम समझ में आ गया तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो इंपल्स को बहुत अच्छे से समझ लेता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपने कभी देखा है क्रिकेट बॉल जब किसी बैट्समैन ने मान लो छक्का मार दिया या चौका मार दिया, और चलो चौका भी नहीं लेकिन सिक्स अगर मार दिया सिक्स, तो उस वाले केस के अंदर अगर हम कैच लेने की कोशिश करेंगे और बॉल आई और जैसे ही मैंने अपने हाथों को ऐसे कर लिया, तो आपने देखा होगा क्रिकेट को कई प्लेयरों को देखा होगा, आप वो हाथों को ऐसे करता है, वो करता है कि नहीं करता है, ऐसे करता है। तो वो ऐसे क्यों करता है, वो सारा खेल इंपल्स का है। वो किस चीज का है प्यारे बच्चों, इंपल्स का खेल है वो। अब इंपल्स होता क्या है, इंपल्स को थोड़ा सा डीपली डिस्कस करेंगे। जब भी किसी शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत छोटे टाइम के लिए और एक बड़ी फोर्स अप्लाई की जाए तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, इंपल्स बोलेंगे। देखो इसको एक बार पढ़ते हैं। When a ball hit a wall and bounce back, जैसे ही मैंने क्या किया, एक बॉल को तुरंत इस पे मारा तो ये बॉल क्या होगी, तुरंत वापस आएगी। द फोर्स ऑन द बॉल, इस बॉल के ऊपर जो फोर्स लग रहा था, बाय द वॉल, इस दीवार के द्वारा, इसे दीवार मतलब, अरे दीवार क्या होता है, वॉल, इस बॉल के द्वारा जो इस बॉल के ऊपर जो फोर्स लगा, एक्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत छोटे समय के लिए, व्हेन द टू आर इन द कॉन्टैक्ट, जब बॉल और बॉल ये दोनों कॉन्टैक्ट में थी, yet the force is large enough to reverse the momentum of the ball। कुल मिला के बात ये हुई कि एक बहुत छोटे टाइम के लिए एक बड़ी फोर्स लगे, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, इंपल्स बोलेंगे। इन दिस सिचुएशन इट इज डिफिकल्ट टू असर्शन द फोर्स एंड टाइम ड्यूरेशन सेपरेटली, मतलब उस टाइम के ऊपर बहुत मुश्किल होता है कि उस फोर्स को और उस टाइम को जो है ना डिस्टिंग्विश करना या उन दोनों के बीच के गैप का पता लगाना, ठीक है। हाउएवर द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड टाइम विच इज चेंज इन द मोमेंटम इज मेजरेबल क्वांटिटी, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड इंपल्स। देखो प्यारे बच्चों, मैं सिंपल सी भाषा में तुम्हें एक बात बताता हूं। इंपल्स को हम जे से डिनोट करते हैं और जो फोर्स होता है उसको अगर टाइम से गुणा कर दिया जाए, फोर्स को किससे गुणा कर दिया जाए बोलो, अगर टाइम से गुणा कर दिया जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मोमेंट, सॉरी इंपल्स कहलाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस ये करेंगे कि इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे ले सकते हैं। देखो फोर्स गुणा में टाइम, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इंपल्स को हम जे से लिखेंगे। प्यारे बच्चों ये चेंज इन मोमेंटम ही तो है। अरे बताओ, जैसे एफ क्या था बोलो, एफ था हमारा डीपी बाई डी, एफ क्या था, डीपी बाई डी था। तो यहां से अगर मैं फोर्स की वैल्यू, यहां से मैं क्या लिख दूं, फोर्स की वैल्यू डीपी बाई डी लिख दूं। डीपी बाई डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, या इसको देखो इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना और डिफरेंशिएशन का होता है मतलब तोड़ना, या पहले पॉइंट पे क्या था और आखिरी पॉइंट पे क्या है। यहां से मैं अगर फोर्स की वैल्यू यहां पर पुट करने की कोशिश करूं तो मेरे पास आ गया डीपी अपॉन में डी, और मान लेते हैं ये शॉर्ट टाइम के लिए बात थी तो ये भी क्या हो गया मेरे पास, डी हो गया। और डी से डी जब कैंसिल कर देंगे तो जे का मान मेरे पास आ जाएगा डीपी। तो कुल मिला के इंपल्स क्या हुआ, देखो इंपल्स चेंज इन मोमेंटम हुआ, यानी कि P2 माइनस P1, या हम ये कहें कि P फाइनल माइनस P इनिशियल। P फाइनल माइनस क्या कह सकते हैं, P इनिशियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, अरे बोलो, चलो अब देखते हैं थोड़ा सा इसमें आगे हम डिस्कस करते हैं और दो चार एग्जांपल इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ द इंपल्स इन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन गलत बोल गया, इन डेली लाइफ। ए हाई जंप और ए लॉन्ग जंप एथलीट इज प्रोवाइडेड आइदर ए क्वेश्चन हीप ऑफ द सैंड ऑन द ग्राउंड टू फॉल अपॉन।
बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई एक जंप करने वाला व्यक्ति क्या करता है, रेत के अंदर उसके ऊपर एकदम से क्या होता है, उसके पाँव पे छोटे टाइम के लिए एक फोर्स लगता है और वो अच्छी तरीके से क्या कर सकता है, जंप कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें आप पढ़ लेना और ये सारी चीजें अच्छे तरीके से बताई गई है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो प्यारे बच्चों, ऐसा इसलिए होता है कि जब भी कोई क्रिकेट बॉल सामने से आई और हमने ऐसे पकड़ने की कोशिश करी, तो मेरा फिलहाल क्या हुआ, जो फोर्स थी वो और जो टाइम था, शॉर्ट टाइम, वो ये दोनों क्या कहलाते हैं, मोमेंटम कहलाते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए 1 सेकंड की बात है और इसका इंपल्स कितना है, बोलो 20 है, तो फोर्स भी हमें कितनी लगानी पड़ेगी, 20 लगानी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर 20 न्यूटन फोर्स 1 सेकंड के लिए तुरंत आ रही है, तो उस कैच को छूटने का भी चांस रहेगा, प्लस में मेरे हाथों में जो फोर्स लगेगी तो उस हाथों में चोट लगने के भी चांस रहेंगे। यदि मैं क्या करूं, यदि मैं टाइम इंटरवल को बढ़ा दूं, यदि मैंने इस टाइम इंटरवल को क्या कर दिया, 4 कर दिया, तो यहां पर 20 लाने के लिए मुझे फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी, बोलो 5 लगानी पड़ेगी। कितनी लगानी पड़ेगी, 5। तो यहां पर कम फोर्स लगी। यदि मैंने 1 सेकंड की बजाय 4 सेकंड के लिए अपने हाथों को थोड़ा पीछे की तरफ कर लिया, तो कुल मिला के बात यह हुई कि बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए एक बड़ी फोर्स यदि काम करे, उन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, इंपल्स, और इट इज डिनोटेड बाई जे। और हमारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। आई होप आप सभी को ये छोटे छोटे टर्म्स जो है पसंद आई होंगी और आपको समझ में भी आई होंगी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन चीजों को जो है अपने नोट्स में उतारते चलना और इनको समझते चलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।